ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक अट्रैक्टिंग फोर्स है जो कि स्पेस का एक बड़ा ऑब्जेक्ट किसी छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करता है, या फिर ये ऐसी चीज़ है जो कि अर्थ पर हमें बनाए रखती है। बट मैं कहूँ कि एक्चुअल में ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो तुम क्या सोचोगे? तो इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि आखिर ग्रेविटी कैसे पैदा होती है, या फिर ग्रेविटी एग्जिस्ट भी करती है या फिर नहीं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो। न्यूटन पहले वो इंसान थे जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की। उनके अकॉर्डिंग ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि हमें अर्थ की तरफ खींच कर रखती है, और यही फोर्स प्लैनेट को अपने पाथ पर स्टेबल रखती है। और उन्होंने ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारी इक्वेशंस भी बनाई, जिन्हें हम अपने डेली के प्रेडिक्शंस में यूज करते हैं, अर्थ पर भी और स्पेस एक्सप्लोरेशंस में भी। उन्होंने इसे मेजर करने के लिए काफी सारी इक्वेशंस दी, बट उन्हें ये नहीं पता था कि एक्चुअल में ग्रेविटी पैदा कैसे होती है। 400 सालों तक हर कोई ग्रेविटी को एक फोर्स की नजर से देखता था, और इन 400 सालों तक न्यूटन के इक्वेशंस ने हम सभी को सेटिस्फाई किया। 20th सेंचुरी में आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, और उन्होंने बताया कि जिस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं वो ऐसा कुछ एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक इंसान किसी 3 स्टोरी बिल्डिंग से नीचे कूदता है तो उसे एक बैकवर्ड पुश फील होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। जैसे हम कार पे बैठते समय फास्ट एक्सेलरेशन के वजह से एक बैकवर्ड पुश फील करते हैं, बस वैसे ही हमको उस टाइम पे वो पुश फील होना चाहिए, बट उस टाइम पे हम बिल्कुल वेटलेस फील करते हैं। और जो हम गिरते समय जो एक्सेलरेशन फील करते हैं, एक्चुअल में वो हमारा एक्सेलरेशन नहीं होता है, बल्कि वो अर्थ का एक्सेलरेशन होता है हमारी तरफ को, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। आप सोच रहे होंगे कि जब गिरते समय ये अर्थ का एक्सेलरेशन है, तो हम उस समय इस एक्सेलरेशन को फील क्यों नहीं करते हैं जब हम एक सामने खड़े रहते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम एक कार में बैठे रहते हैं और वो कार आगे के डायरेक्शन में मूव करती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये आगे के डायरेक्शन में मूव कर रही है? ऑब्वियसली जब हम आसपास की चीज़ों को पीछे की तरफ को जाते हुए देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हम आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। बट अगर हम एक एम्प्टी स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को आगे चलाएंगे तो हमें महसूस ही नहीं होगा कि हम आगे मूव कर भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आसपास कुछ चीज़ होगी ही नहीं जिससे हम रिलेट कर पाएँ कि हम आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। बस इसीलिए ही हम अर्थ के एक्सेलरेशन को भी फील नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे आसपास की चीज़ें भी उसी के साथ एक्सेलरेट करती है, और हम किसी चीज़ को देखकर उसे रिलेट नहीं कर पाते हैं कि हमारा अर्थ एक्सेलरेट कर रहा है। बट फिर भी उस कॉन्टिन्यूस एक्सेलरेशन के वजह से एक बैकवर्ड पुश जनरेट होता है जो कि हमें वेट फील करवाता है, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि ग्रेविटेशन की वैल्यू भी है। यानी कि अगर हम इस स्पीड में एक स्पेसक्राफ्ट को मूव करेंगे तो हम उस स्पेसक्राफ्ट में भी वही ग्रेविटी फील कर पाएंगे जैसे ग्रेविटी हम अर्थ में फील करते हैं। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक्सेलरेशन की वजह से वेट फील करते हैं, बट चारों तरफ से अर्थ पर ये एक्सेलरेशन होता क्यों है? इसे समझने के लिए आपको स्पेस टाइम का मैश इमेजिन करना पड़ेगा, और उस मैश के ऊपर हमारा अर्थ है, और उस अर्थ के मास की वजह से जो कर्व पैदा हो रहा है पूरे स्पेस टाइम में, उसे हम स्पेस टाइम कर्वेचर कहते हैं। और उस कर्वेचर के कारण जो स्पेस टाइम है वो कंटिन्यूसली फ्लो करने पे लगा हुआ है हमारे अर्थ के सेंटर ऑफ मास में, और उस कंटिन्यूस फ्लो को काउंटर करने के लिए हमारा अर्थ एक्सपैंड करता है ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। इस वजह से वो चारों तरफ से एक्सेलरेट करता है उसे काउंटर करने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बट जो अर्थ का एक्सेलरेशन है वो कुछ हाइट तक ही हमें इन्फ्लुएंस करता है, बट जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है स्पेस टाइम के कर्वेचर का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जाता है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि एक एस्ट्रॉयड काफी स्पीड में आउटर स्पेस से आ रहा है और वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, बट जैसे ही वो अर्थ के करीब से जाता है, अर्थ का बनाया हुआ स्पेस टाइम का कर्वेचर के वजह से उसकी पाथ बिगड़ जाएगी। यानी कि वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा था, बट अचानक से एक कर्व पाथ सामने आ गया, इसलिए वो उस कर्व पाथ को फॉलो करने लगा, और उस कर्व पाथ के फॉलो करने की वजह से वो कंटिन्यूस स्पेस टाइम के फ्लो के कारण वो अर्थ के करीब आने लग जाएगा। यानी कि वो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं खिंच रहा है, बल्कि एक कर्व पाथ को फॉलो करने की वजह से वो अर्थ के करीब आ रहा है। और इसी कर्व पाथ के कारण प्लैनेट्स
चक्कर लगाते हैं सन के। और जो स्पेस टाइम है वो 4 डायमेंशनल होता है, इस वजह से हम उसे देख नहीं पाते। और उसमें जो 3 डायमेंशंस होते हैं वो स्पेस के होते हैं, और जो चौथा डायमेंशन होता है वो टाइम का होता है। और ये सब सुनने के बाद सभी लोग कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद आइंस्टाइन मजाक कर रहे हैं, बट उन्होंने स्पेस टाइम कर्वेचर को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट बताया। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें अपने सोलर सिस्टम के सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट के पीछे के स्टार्स को देखना पड़ेगा। और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग उन स्टार की पोजीशन हमें उनकी एक्चुअल पोजीशन से बदली हुई मिलेगी। और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है सन, और उसके पीछे देखना इतना आसान नहीं है क्योंकि सन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, उसकी वजह से हमें उसके पीछे की चीज़ें नज़र नहीं आएगी। बट सोलर इक्लिप्स एक ऐसा दिन है जिस दिन हम स्टार्स देख सकते हैं सन के पीछे। और एक्चुअल में जब सन के पीछे के स्टार्स को लोगों ने देखा तो उनको उसकी पोजीशन बदली हुई दिखी, क्योंकि जब उन स्टार से आती हुई लाइट एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है और जब वो सन के बगल से गुजरती है तो सन ने जो स्पेस टाइम में कर्वेचर पैदा किया है उस वजह से वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करने की वजह उस कर्व पाथ को फॉलो करने लगते हैं। इस कारण से उनकी पोजीशन थोड़ी बदली हुई नजर आती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।